अच्छा बेटे, फिक्स एसेट स्केड्यूल ये हमारे नोट्स में एग्जामिनर पूछ लिया करता है। जितनी हम अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं IAS 16 की, ये उसकी प्रेजेंटेशन का एक तरीका एक आ रहा है एंड नथिंग एल्स। यानी कि उसकी मैथमेटिकल वर्किंग, उसके डेबिट क्रेडिट, उसके लेजर अकाउंट, उसकी प्रेजेंटेशंस वगैरह जिस तरह से आप सीख चुके हैं वो कंप्लीट है। अब उसी को आपने नोट्स की शक्ल में कैसे बयान करना है, उसको डिस्क्लोजर कहते हैं या नोट्स कहते हैं। ठीक है, फिक्स एसेट IAS 16 में। अब जिस तरतीब में मैं बात कर रहा हूँगा उस तरतीब में जहन नशीं करते चले जाएगा। आपको लगेगा कि तो बहुत ही आसान काम है, नोट्स तो महज एक ऐसे धोखा है या डरावा है और कुछ भी नहीं है। आपने एसेट्स के नाम कॉलम्स में लिख लेने हैं, जितने भी एसेट्स हैं। 2 हैं 2 लिख लीजिए, 4, 5, 8, 10, 12, 15 जितने भी हैं एसेट्स के नाम लिख लिए और आखिर में एक टोटल का कॉलम बना लें। उसके बाद आपने एसेट की कॉस्ट के लिए एक हेडिंग देनी है, कॉस्ट या ग्रॉस कैरिंग अमाउंट के लिए कुछ जगह छोड़ें, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए एक हेडिंग देनी है, कुछ जगह छोड़ें और फिर नेट बुक वैल्यू के लिए हेडिंग देनी है। 3 हेडिंग्स। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं और से सुन लीजिएगा। आप मुझे बताइए कि क्या एसेट का, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कॉस्ट का अलग से अकाउंट बनाना सीखा हुआ है हमने? ये वो है। क्या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग से लेजर अकाउंट बनाना सीखा हुआ है हमने? ये वो है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग बैलेंस कि मैं यहां पर साथ साथ इसलिए लिख रहा हूं कि आपको तसल्ली हो कि हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे कि जो अजीब व गरीब है। हम ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखते हैं, फर्ज किया 100 रुपया, आपने यहाँ पर वो 100 रुपया लिख देना। न्यू एसेट आपने खरीदा, फर्ज किया 40 का, यहाँ पे आपने 40 लिख दिए। जो एसेट आपने बेचा इसमें से पुराना आपने 20 का एसेट या 25 का एसेट आपने बेच दिया, डिस्पोजल में फेंक दिया, वो आपने यहाँ पर लिखा, इसे यहाँ पर आपने लिख देना। फॉर एग्जाम्पल रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट हुई, रीवैल्यूएशन सरप्लस इस एसेट की फॉर एग्जाम्पल 60 रुपीज हुई, आपने यहाँ पे लिख दी। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से इधर ट्रांसफर हुआ, जो आपने क्वालिफाइंग एसेट पढ़ा था ना, जिसके लिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मैंने बोला था, वो एसेट आपका पिछले कई सालों से ज़ेरे तामीर था, उसको आपने यहाँ से उठाया और लैंड एंड बिल्डिंग PPE में ट्रांसफर कर दिया। फर्ज कर लें 80 रुपीज़ यहाँ से निकला, यहाँ पर आ गया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में, इसमें इजाफा हुआ, यहाँ पर लिखते हैं। यानी कि उस एसेट की डेबिट साइड इंक्रीज है, जो क्रेडिट साइड है वहां पे डिक्रीज हो रही है। यहां पर एक और फिगर जो ट्रांसफर होती है क्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन से अपॉन रीवैल्यूएशन। यहां पर आप जब एसेट रीवैल्यू करते हैं तो क्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन से एक फिगर आती है ना, यहां पर ये आपने जो रीवैल्यू फर्ज कर लें उसकी 10 रुपए थी, वो यहां पर आपने लिख दिया। तो मालूम क्या हुआ, जो फिगर्स आपकी क्रेडिट साइड पर थी वो उधर माइनस हो रही हैं और जो डेबिट साइड पर थी वो इधर प्लस हो रही हैं। इधर आपको कैरी फॉरवर्ड बैलेंस, कोई बच्चा जरा स्मार्टली इसने कैलकुलेट कर लिया, बता दे कितना कैलकुलेट हुआ। 280, 280 में से 35 निकालें 245, ये 245 इसका
बैलेंस आया। एम आई राइट? इसी तर्ज पे इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अकाउंट बनता है। बिल्डिंग का से उसका ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस जो था वो 30 रुपए था। उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, तवज्जो में है आप सब लोग? उसका इन सारों का जो भी कैलकुलेशंस है उनको साइड पे करें, वो बनता है फर्ज कर लें 22 रुपए। यहां से जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे ट्रांसफर हुई है पीपीई एसेट में, ऐसे ही होती है ना, इधर से निकालते हैं और लैंड एंड बिल्डिंग में यहाँ से इधर आई, उसको यहाँ पे डेबिट कर दिया। फिर जो एसेट डिस्पोज ऑफ होता है उसकी यहाँ से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्ज कर लें। आपने 5 पे थी बेटा, चलो 5 कर लेते हैं, ठीक है, उधर चली गई। अब यहां पर हमें कैरी फॉरवर्ड बैलेंस मिल जाता है। कितना बन रहा है? 52 माइनस 37 इसका जो है वो। अब देखें इसको आप यहां पर कैसे लिख रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस आपके पास 30, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 22, डिस्पोजल को कितना ट्रांसफर है 5, ट्रांसफर टू एसेट फॉर रिवैल्यूएशन कितना है 10, बाकी क्या बच गया 37। अब जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो आप क्या लिखेंगे कि पीपीई आपका 245 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 37, इट गिव्स यू 208। एम आई राइट? तो ये काम आपने यहां पर लिख लिया 208 क्लोजिंग बैलेंस में। ओपनिंग बैलेंस में कितना लिखेंगे आप 100 माइनस 30 70। मेरी बात समझ आई? क्योंकि कंपैरेटिव भी देना है ना आपने। लो बेटो जी, मुझे बताओ जो प्रॉफिट लॉस में फिगर जाएगी वो कौन सी जाएगी? ठीक है, और जो बैलेंस शीट में फिगर जाएगी वो कौन सी जाएगी? 208। ये बैलेंस, ये डिस्क्लोजर। अब ये है प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर की। अब एग्जामिनर आपको तंग भी कर सकता है, नहीं भी तंग कर सकता। वो ये कर सकता है कि आपको 3-4 हेड्स ऑफ अकाउंट्स के इंफॉर्मेशन दे दे और कहे कि फिक्स एसेट स्केड्यूल बनाओ, आपने इंफॉर्मेशन उठानी है, इधर लिखते चली जानी। वो सिर्फ ये देखना चाह रहा है कि जी क्या आपको मालूम है कि कौन सी इंफॉर्मेशन किस तरतीब में लिखनी है। दूसरा ये है कि एग्जामिनर आपको तंग कर रहे हैं कि जी कैलकुलेट करके वहां तक लेकर जाओ। तो ठीक है, कैलकुलेशन करना आती है, मैंने अभी आपको कैलकुलेशन ही वो मशीन 3 मशीन की जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं बताई ना, उसमें रिवर्स कैलकुलेशन भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसका मतलब है बुनियादी तौर पे डिस्क्लोजर कोई मुश्किल स्केड्यूल नहीं है। फिगर्स वही जो हम पीछे 10-15 दिन से कैलकुलेट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की नेटबुक वैल्यू की, उसी तरह से कैलकुलेट होंगी और यहां पे जो है वो प्लेस करना है। जिसको नहीं समझ आई पूछे। अब यहां पर डिस्क्लोजर में कुछ मजीद बातें भी वो आपसे कहता है डिस्क्लोज करने को। वो रीवैल्यूएशन की सूरत में वैल्यूअर का नाम क्या है, रीवैल्यूएशन की डेट क्या है, चेंज इन यूजफुल लाइफ क्या है, चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड क्या है, इस तरह की मोटी मोटी बातें ये रीवैल्यूएशन की, ये उसकी यूजफुल लाइफ से मुतल्लक और उसकी चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड से मुतल्लक। ये 3 डिस्क्लोजर्स मोटे मोटे हैं जो कि वो आपसे पूछ सकता है। ये रीवैल्यूएशन के 2 हैं, नेम ऑफ द वैल्यूअर और डेट ऑफ वैल्यूएशन। बाकी बातें आप डिस्क्लोज कर चुके हैं।
कि उसकी कितनी रिवैल्यूएशन हुई थी, कितनी उसकी जो है वो गेन आया, लॉस हुआ वगैरह वगैरह, वो सारा आप डिस्क्लोज इधर कर चुके हैं। इस स्केड्यूल का ही तो फायदा है, हर एक चीज इसमें डिस्क्लोज कर चुके हैं आप।